एक टाइम था जब आए दिन पॉलिटिशियंस पे या फिर फिल्म स्टार्स पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या कोई ना कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगते ही रहते थे। लेकिन इन द पास्ट फ्यू इयर्स द ट्रैजेक्टरी हैज चेंज्ड। अब ये एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी जिन पे लगती है वो होते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स यानी कि जजेस, एंड मोर ऑफन देन नॉट हमारे हायर जुडिशरी के मेंबर्स यानी कि जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट और द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ अ कंट्री दैट इज सुप्रीम कोर्ट। जहां तक बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो जब भी वहां से कुछ जज रिटायर होते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो ही जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे जो रिसेंट चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए यानी कि जस्टिस एन वी रमन्ना। अ डे आफ्टर हिज रिटायरमेंट started a controversy when a letter of representation started circulating in media alleging corrupt practices against the Chief Justice Mr. Ramanna and requiring the central government to launch a probe and investigation against the outgoing judge. तो क्या है पूरी कंट्रोवर्सी सराउंडिंग जस्टिस एन वी रमन्ना, ये बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 15 अगस्त 2022 को जब हम सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, दैट इज आवर 75th इंडिपेंडेंस डे, एक रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है बाय 65 लीगल प्रोफेशनल्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहते हुए जो उस टाइम पे करंट चीफ जस्टिस थे यानी कि जस्टिस एन वी रमन्ना, उनके अगेंस्ट कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की एलिगेशन लगाई जाती है और उनके खिलाफ एक प्रोब यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर करने की मांग की जाती है। लेकिन ये ऑर्डर मीडिया में आता है ठीक एक दिन बाद जब एन वी रमन्ना साहब रिटायर होते हैं। तो जस्टिस एन वी रमन्ना रिटायर हुए 26 अगस्त 2022 को और वहीं 27 तारीख को ये रिप्रेजेंटेशन मीडिया में सामने आई। This was made by 65 legal professionals including citizen advocates, arbitrators and mediators। और ये रिप्रेजेंटेशन है जिसकी इसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस की एलिगेशन लगाई गई है हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस के ऊपर, वो है रिगार्डिंग एक आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर जो भी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था बाय जस्टिस रमन्ना। तो ये जो सेंटर है इसका नाम है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर और ये बना है हैदराबाद में। तो ये सेंटर क्या है, इसको समझने से पहले समझते हैं कि ये सेंटर काम किस चीज पे करता है। इनके काम करने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आर्बिट्रेशन के ऊपर। अब देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक तरह का एक पैरेलल लीगल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने डिस्प्यूट एडजुडिकेट करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई लेट्स से आपको कोई डिस्प्यूट है तो आप उसके रेजोल्यूशन के कहाँ जाएंगे, आप उसके रेजोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि कोर्ट जाने के बाद कितना ज्यादा टाइम लग जाता है उसको रिजॉल्व होने में। और अज्यूम कीजिए अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, आपको कोई डिस्प्यूट होता है मे बी आपके वेंडर के साथ, मे बी आपके किसी इन्वेस्टर के साथ, और अगर आपको उसके रेजोल्यूशन के लिए सालों साल वेट करना पड़े तो आपका तो पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो लॉ बनाया गया था रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन, यानी कि एक पैरेलल चैनल बनाया गया था उन लोगों के लिए कि जो लोग ये चाहते हैं कि हमें कोर्ट नहीं जाना, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट सेटल करना चाहते हैं, तो वो लोग इसको इस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आर्बिट्रेशन जो है ये देखिए बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस तो होता है मीडिएशन की तरह, यानी कि जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उनको जहां पे उनको इशू आ रहा है वो इश्यूज को प्रेजेंट करेंगे, इसको रिजॉल्व करने का सारा प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे कोर्ट में होता है। फर्क इतना होगा कि अब उनको कोर्ट में नहीं जाना होगा, बट उनके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जो आर्बिट्रेटर है दैट एक्ट्स इन अ जुडिशियल कैपेसिटी। वो एक ऐसे लीगल लुमिनरी को बनाया जाता है जो अनबायस्ड रह के पूरा डिस्प्यूट सुनता है और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है फास्टर हो सकता है क्योंकि उस आर्बिट्रेटर के पास बस एक ही मुकदमा होता है सॉल्व सुनने के लिए, या मे बी अगर 4-5 मुकदमे भी अगर उसके पास होते हैं तो वहां पे भी उसकी सिचुएशन जो है वो कोर्ट से बहुत बेटर है, क्योंकि कोर्ट में दिन के 50-100 मुकदमे लगते हैं और उनके बीच में इन मैटर्स को जल्दी से सुनकर निपटाना बहुत मुश्किल रहता है। वहीं पे आर्बिट्रेशन में ये काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। आर्बिट्रेशन करने के लिए आपको कोई जगह तो चाहिए पड़ेगी, तो उसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए सेंटर्स बनते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं। और मोर ऑफन देन नॉट ये जो सेंटर्स बनते हैं ये बनते हैं आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर्स, यानी कि अगर किसी कुछ पार्टीज को मीडिएशन में भी जाना है, कुछ अपने डिस्प्यूट मीडिएट भी करना है आर्बिट्रेशन में ना जाके, आर्बिट्रेट ना करा के, तो वो भी वेन्यूज को यूज कर सकते हैं और वहां पे अपनी मीडिएशन कर सकते हैं। अब देखिए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या फर्क है ये हम फिर किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटर्स हैं काम क्या करते हैं। और ये जो सेंटर्स हैं ये सिर्फ कोई एक सेंटर नहीं, इंडिया में इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया या आई गेस मेजरली सब मेट्रो सिटीज में आज के टाइम में ये सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह का एक सेंटर हैदराबाद में भी बना जिसका नाम था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, इन शॉर्ट विल रेफर इट एज IAMC। अब ये जो सेंटर था इसकी इनॉग्रेशन हुई 18 दिसंबर 2021 और इसके इनॉग्रल फंक्शन में CJI मिस्टर रमन्ना,
जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एलन राव, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, एंड दे ऑल जॉइंड द इनॉग्रल सेशन। तो जब ये इनॉग्रल सेशन हुआ तो इसको बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं लाया गया और इसको एकदम एक नॉर्मल रूटीन अफेयर दिखाने की कोशिश की गई। जैसे कि नॉर्मल अगर हम कभी भी किसी कोर्ट में लेट्स से कोई सेंटर भी ओपन होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहां की जो बार एसोसिएशन होती हैं, दे इनवाइट दीज जजेस टू कम एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, रेज द ओकेजन। तो ये सेंटर की इनॉग्रेशन में बिल्कुल ऐसे ही लगा कि चीफ जस्टिस एंड कुछ उनके ब्रदर सिस्टर जजेस वहां पे गए हैं टू इनॉग्रेट दिस सेंटर एंड टू ग्रेस द ओकेजन। लेकिन जब ये रिप्रेजेंटेशन बाहर आई जो इन 65 लीगल प्रोफेशनल्स ने लिखी, तो उसके अंदर काफी सारे फैक्ट्स ऐसे सामने आए जो एक्चुअली पब्लिक लाइमलाइट से बिल्कुल ही दूर थे, और वो फैक्ट्स के ऊपर ही सारी कंट्रोवर्सी हुई। पूरा लेटर तो देखिए इसमें पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेजर एलिगेशंस उन्होंने लगवाई है जिसके रिगार्डिंग वो चाह रहे हैं कि एक प्रोब, एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होनी चाहिए, सो मच सो कि उन लोगों ने तो एक सीएजी इंक्वायरी की भी मांग की है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम करप्शन के साथ पब्लिक मनी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जो एलिगेशन है अब जरा उनको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली एलिगेशन तो ये है कि जस्टिस रमन्ना व्हाइल ही वाज इन पावर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, तो उनका क्या रोल था या उनको क्यों जरूरत पड़ी कोई भी एक सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की। ये उनका काम नहीं है, बात सही है, उनका काम नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रस्ट डीड देखें, जिस ट्रस्ट के अंदर ये सेंटर बना है, तो उस ट्रस्ट के जो ऑथर है यानी जो ट्रस्ट क्रिएटर है वो जस्टिस रमन्ना है, विच शुड नॉट हैव हैपेंड। नंबर 2, जस्टिस रमन्ना ने इसके अंदर जस्टिस एलन राव, हु इज नाउ ऑल्सो रिटायर्ड, एंड इनफैक्ट ही रिटायर्ड बिफोर जस्टिस रमन्ना, जस्टिस एलन राव को इस सेंटर का एक लाइफ लॉन्ग ट्रस्टी बनाया। किस लिए? एंड दिस वॉज डन वाइल मिस्टर एलन राव वॉज ऑल्सो ऑन द बेंच इन सुप्रीम कोर्ट। और इस ट्रस्ट के अंदर 2 एक्स ऑफिशियो पोस्ट पे बनाई गई। वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट थी, एक थी चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना की, जो उस टाइम पे जस्टिस हिमा कोहली थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज है। और इस ट्रस्ट डीड के साइन होने के ठीक 10 दिन बाद जस्टिस हिमा कोहली को एलिवेट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, एंड डिस्पाइट दैट शी इज नाउ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अभी तक इस सेंटर की ट्रस्टी मेंबर की पोजीशन से नहीं हटाया गया है। अगर वो एक्स ऑफिशियो मेंबर थी तो उनको अभी तक हट जाना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत सिंपली समझाऊं तो एक्स ऑफिशियो पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो पोजीशन जो है वो उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगी जो भी उस स्पेसिफिक पोजीशन को होल्ड करेंगे। यानी कि अगर आपने 2 पोजीशन बनाई किसी भी चीज में कि एक एक्स ऑफिशियो जो है वो आपका चीफ जस्टिस होगा स्टेट का और दूसरे एक्स ऑफिशियो जो है लॉ मिनिस्टर होंगे उस स्टेट के, दैट मीन्स कि जो भी टाइम टू टाइम जो भी वहां पे चीफ जस्टिस बनेगा एंड टाइम टू टाइम जो भी लॉ मिनिस्टर बनेगा, दे बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग दोज ऑफिसेज they become trustees of this trust or anything in which ex officio post has been created. लेकिन इस केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। Another allegation was जस्टिस रमन्ना ने he is not only just the author of that trust under the aegis of which this center has been created, but वो इसके साथ साथ इस सेंटर के लिए काम भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और काम भेज भी रहे हैं, यानी कि इस सेंटर को इनडायरेक्टली चलाने का काम भी वही कर रहे हैं। और जस्टिस रमन्ना ये काम कैसे करते हैं वहां का बिजनेस ड्रम अप करने का, कि एक बहुत ही हाई टिकट मैटर था बिटवीन ललित मोदी एंड हिज मदर। यस, यू हर्ड इट राइट, ही इज द सेम ललित मोदी हु वाज इन्वॉल्वड इन आईपीएल स्कैंडल एंड मोस्ट रिसेंटली विद द सुष्मिता सिंह कंट्रोवर्सी। तो ये जो डिस्प्यूट था बिटवीन ललित मोदी एंड हिज मदर, बट वाज रेफर्ड टू दिस सेंटर इन हैदराबाद, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की, और उस टाइम बेंच पे कौन थे, एंड जस्टिस रमन्ना एंड जस्टिस हिमा कोहली, एंड दे रेफर्ड दिस मैटर टू द सेंटर इन हैदराबाद फॉर मीडिएशन। फर्स्ट पहली बात तो ये, किसी भी डिस्प्यूट को किस सेंटर में रेफर करना है ये कोर्ट का काम नहीं होता है। कोर्ट का काम होता है कि अगर उन्हें वो ये बोलना है किसी को कि भैया आप मीडिएशन में चले जाइए, तो उनके पास इतना काम होता है, उनका रोल इतना होता है कि वो लोगों को बोले कि देखिए आप मीडिएशन करके देख लीजिए, शायद आपका काम जो है बाहर कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए। और फिर जब पार्टीज कुछ एक सेंटर चूज कर लेती हैं, तब कोर्ट उस सेंटर को ऑथराइज कर देती है कि नाउ दैट सेंटर विल कंडक्ट द मीडिएशन प्रोसीडिंग इन दिस मैटर। या फिर कई बार पार्टीज खुद कोर्ट को बोलते हैं कि जी हमें नहीं पता, हम कहाँ मीडिएशन कराएंगे, आप प्लीज हमें कुछ कहीं रेफर कर दीजिए। ये एक तरीका है। लेकिन कोर्ट एंड जजेस कभी भी अपने तरफ से किसी की पार्टी को ये नहीं बोल सकते कि वो एक स्पेसिफिक सेंटर में ही जाके अपना मीडिएशन कराएं। लेकिन यहाँ पे जस्टिस रमन्ना एंड जस्टिस कोहली ने ये डिस्प्यूट रेफर कर दिया इस सेंटर में जो कि हैदराबाद में। इस रेफरल के बारे में जब इस सेंटर की इनॉग्रेशन हुई थी, तो वहां पे भी जस्टिस रमन्ना ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में बहुत बोस्ट करते हुए बात बोली थी कि मैंने इस सेंटर को काम दिया है, मैंने इस सेंटर को, आई वाज द वन हु गेव दिस सेंटर देयर फर्स्ट केस, यानी कि वो जो ललित मोदी वाला मैंने आपको बताया वो फर्स्ट मैटर था इस सेंटर के लिए जो उन्होंने रेफर करके भेजा यहाँ पे।
और देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने इस सेंटर के लिए बिजनेस ड्रम अप किया यानी बिजनेस जनरेट किया, क्योंकि इन सेंटर्स का बिजनेस तभी आएगा, इन सेंटर्स को प्रॉफिट तभी होगा जब यहाँ पे लोग आएंगे, मीडिएशन कराएंगे, आर्बिट्रेशन कराएंगे, क्योंकि जब आप आर्बिट्रेशन या मीडिएशन ऐसे सेंटर्स में जाके कराते हैं देन यू पे अ फीस फॉर दैट, और उस फीस से ही यहाँ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। इसके बाद एलिगेशंस थी दैट जस्टिस रमन्ना इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड पब्लिसाइजिंग दिस सेंटर। वो दुनिया भरी कॉन्फ्रेंस में जाके सिर्फ और सिर्फ इस एक ही सेंटर की बढ़ाइयाँ करते हैं, सिर्फ इस एक ही सेंटर को पब्लिसाइज करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इसी सेंटर में आए इंडिया में अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। जिसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी। 4 दिसंबर 2021 की एक स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव हुआ था, जो इस IAMC सेंटर के ही स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव था, जहाँ पे जस्टिस रमन्ना ने ये अर्ज किया सारी कंपनीज को कि वो इसी सेंटर को चूज करें आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के लिए, ना कि किसी और सेंटर को कहीं भी। एक दूसरा इंटरनेशनल इवेंट था 19 मार्च 2022 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्बिट्रेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में। यहाँ पे भी जस्टिस रमन्ना जब गए तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटर को प्रमोट किया, दैट इज दिस सेंटर विच ही इनॉग्रेटेड, विच ही ऑथर्ड इन हैदराबाद, दैट इज IAMC. Another event was of 21st of June 2022 on arbitration in a globalized world, the Indian chapter. इस कॉन्फ्रेंस में भी जस्टिस रमन्ना ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर को पब्लिसाइज और प्रमोट किया, दैट इज द हैदराबाद वन, द IAMC. Another event was of 4th of July 2022, Conference on Arbitration of Indo-UK Disputes. इस कॉन्फ्रेंस में भी once again जस्टिस रमन्ना did the same thing and he only publicized and promoted the center in Hyderabad, that is IAMC. और सबसे बड़ी बात ये कि इन सारी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे भी जस्टिस रमन्ना ने अपने इस सेंटर को प्रमोट किया है, ही ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट इट और टू पोर्ट्रेट कि भैया ये जो सेंटर है इट इज एक्चुअली फाउंड बाय आइदर गवर्नमेंट और बाय द सुप्रीम कोर्ट, जबकि इन दोनों में से कोई भी चीज सच नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटर है, ये सेंटर एक प्राइवेट सेंटर है, ना ही गवर्नमेंट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का। और ये सारी चीजें, ये सब एक परसेप्शन, ये सारा फसाड एक क्यों बनाना पड़ा, ताकि जो ऑडियंस उनके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाए कि ये जो सेंटर है दिस हैज सम अथॉरिटी ऑफ आइदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनदर एलिगेशन वाज इस ट्रस्ट का जो ये सेंटर चलाते हैं, अनदर ट्रस्टी इज रिटायर्ड जज मिस्टर रविंद्रन। अब जस्टिस रविंद्रन जो है, इनका एक अलग ही एपिसोड है विद मिस्टर रमन्ना। अब एलिगेशन ये है कि कुछ टाइम पहले जिस एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी जो चल भी रही थी, जिसके अंदर इन्वॉल्व थी जस्टिस रमन्ना की बेटियां और उस टाइम के आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया था और उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी, जिस इंक्वायरी के हेड थे जस्टिस रविंद्रन, जिनका काम था इस इंक्वायरी को करना, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना और ये देखना कि क्या जमीनें खरीदने में धांधलेबाजी हुई है, क्या जस्टिस रमन्ना की बेटियों ने उनके ऑफिस को या अपने पावर को यूज करते हुए कुछ अब्यूज ऑफ पावर किया है। लेकिन इस इंक्वायरी की अब तक क्या रिपोर्ट आई इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। एंड सडनली यही जस्टिस रविंद्रन को एक लाइफ टाइम ट्रस्टी बना दिया जाता है इसी सेंटर का। अब यहाँ पे कुछ क्विड प्रो को हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या सेटलमेंट हुए इन सब के बीच में, तो देखिए ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना भी गलत है। Another allegation was because Justice Ramanna was Chief Justice of India, यानी कि he held the most important and powerful position. उनके बहुत अच्छे संबंध भी हैं हैदराबाद और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ, ये बात बहुत ज़्यादा पब्लिक में भी है। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट से डायरेक्टली ये बात बोली कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो जस्टिस रमन्ना को कुछ प्राइम लैंड दे दें टू सेट अप दिस सेंटर, और इसी के एवज में सरकार ने उनको एक्चुअली में एक 250 करोड़ की ज़मीन दे भी दी, जिसके ऊपर आज ये सेंटर खड़ा हुआ है। ये पैसे का क्या हुआ, पैसे कहाँ से आया, ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी एलिगेशन ये थी कि जो सांगी ब्रदर्स का डिस्प्यूट है, जो बहुत ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो भी NCLT के थ्रू इसी स्पेसिफिक मीडिएशन सेंटर, इसी स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर में क्यों रेफर करा दिया जाता है, जब इंडिया में और इससे बहुत अच्छे इंटरनेशनल सेंटर्स अवेलेबल हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिगेशन वाज कि जैसे रमन्ना की इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्टेट में कि वो इस सेंटर का बिजनेस को ड्रम करने के लिए, यहाँ पे और ज्यादा बिजनेस जनरेट करने के लिए ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को और इन्फ्लुएंस किया कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को इसी सेंटर में होस्ट करने का डिसीजन लिया है। यानी कि अब जो भी डिस्प्यूट होंगे, आर्बिट्रल डिस्प्यूट्स,
between government in the enforcement of their contracts. They will all be hosted in the center inaugurated and made by Justice Ramanna. अब देखिए ये सारी एलिगेशन जो हैं ये सारी वो एलिगेशन हैं जो उस रिप्रेजेंटेशन में लिखी हुई है. इनमें से कितनी सच है कितनी नहीं ये हमें नहीं पता, ना ही हमें इनमें से किसी को भी सच या कम्प्लीटली झूठ मान लेना चाहिए. इन ऑर्डर टू रीच एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन हमें वेट करना पड़ेगा क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट होती है या क्या स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है या कोई और स्टेटमेंट अगर हमारे चीफ जस्टिस की तरफ से आती है, तभी हम इस पर कुछ आगे सोचेंगे. और रही बात कि अगर इनमें से कुछ सच प्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए दैट द ओनली टाइम विल टेल. और जब ऐसा कुछ एक्शन इनिशिएट होगा तब हम इस बारे में तब डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग एनीथिंग इन दिस वीडियो एनी फर्दर. तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.